हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम हमारा जो चैप्टर नंबर 3 इकोनॉमिक्स है, माइक्रो इकोनॉमिक क्लास 11th का, वो उसका पार्ट 2 कवर करेंगे। ठीक है। तो पार्ट 1 में हमने डिमांड पढ़ लिया था, राइट, कि डिमांड क्या होता है, डिमांड के फंक्शंस क्या होते हैं, डिमांड के जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स होते हैं आपके, वो क्या होता है। ठीक है। देन उसके बाद हमने पढ़ लिया था डिमांड शेड्यूल क्या होता है एंड डिमांड कर्व क्या होता है। ठीक है। तो आज के इस वीडियो में हम डिमांड के लॉ पढ़ेंगे। ठीक है। जो लॉ ऑफ डिमांड है वो क्या होता है, कैसे होता है, वो कैसे वर्क करता है, इसके अजम्पशंस क्या होते हैं, इसका कर्व क्या होता है, ये सारी चीजें पढ़ेंगे। ठीक है। तो हम क्लास 11th माइक्रो इकोनॉमी का चैप्टर नंबर 3 जो है डिमांड, उसको हम कवर कर रहे हैं, जिसमें इसका पार्ट 1 ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। ये पार्ट 2 है जहां पे हम लॉ ऑफ डिमांड से स्टार्ट करेंगे। ठीक है। तो आज के इस वीडियो में हम क्या क्या कवर करने वाले हैं, आज के इस वीडियो में हम लॉ ऑफ डिमांड कवर करेंगे, इसकी डेफिनेशंस को कवर करेंगे, इसके जो अजम्पशंस है उनको स्टडी करेंगे, उनको कवर करेंगे। देन हम पढ़ेंगे मूवमेंट अलोंग अ डिमांड कर्व। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये जो मूवमेंट अलोंग डिमांड कर्व है और एक शिफ्ट टू डिमांड कर्व है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है। देन उसके बाद हम पढ़ेंगे ये जो होता है सप्लीमेंट्री गुड्स एंड कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, ये क्या होता है। देन उसके बाद हम नॉर्मल गुड्स एंड इंफीरियर गुड्स जो है, इनमें क्या डिफरेंस होता है एंड ये क्या होता है, नॉर्मल गुड्स, इंफीरियर गुड्स एंड जो गिफिन गुड्स होता है वो क्या होता है, किस तरीके का होता है। देन शिफ्ट्स की हम बात करेंगे कि ये शिफ्ट ऑफ डिमांड कर्व है वो कैसे शिफ्ट होता है, लेफ्ट वर्ड शिफ्ट होगा तो क्या कहेंगे, राइट वर्ड शिफ्ट होगा तो क्या कहेंगे, इसको हम डिटेल में स्टडी करेंगे। ठीक है। फिर हम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पे जाएंगे, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इसके टाइप्स वगैरह इन सब में। ठीक है। तो हमारा डिमांड ऑलरेडी कवर हो चुका था, बट इसको मैं फिर से एक समराइज कर देती हूँ। तो डिमांड का मतलब होता है आप किसी भी चीज की डिजायर कर रहे हो। ठीक है। आपके मन में कोई चीज है, आप किसी भी चीज को खरीदने की इच्छा रख रहे हो, और साथ में उस चीज को खरीदने के लिए आपके पास वो फंड अवेलेबल भी है, आपकी आपके पास उतनी इनकम है कि मैं उस चीज को परचेज कर सकता हूँ। एंड साथ में वो चीज, वो जो प्रोडक्ट है वो मार्केट में अवेलेबल भी होना चाहिए। एंड आप एग्री होने चाहिए कि आपके पास जो मनी है उसको आप इन्वेस्ट कर पाओ उस चीज को उस चीज को खरीदने के लिए, वो आपका डिमांड होता है। सो डिमांड क्या होता है, अगर आपको से कोई बोले कि आप किसी भी चीज को खरीदने की इच्छा रख रहे हो तो क्या वो डिमांड होगी, द आंसर इज नो। डिमांड जो है वो मेनली चार चीजों का मिक्स होके बनता है। डिमांड में आपकी डिजायर, किसी भी चीज को खरीदने की डिजायर होनी चाहिए आपके अंदर, एबिलिटी टू पे, आप जिस चीज को खरीदने की इच्छा रख रहे हो आपके पास एबिलिटी होना चाहिए कि मैं उस चीज को खरीद भी सकता हूँ या नहीं हूँ, तो एबिलिटी टू पे होनी चाहिए। विलिंगनेस टू बाय, कि आपकी इच्छा भी होनी चाहिए कि मैं उस चीज को खरीदूं, साथ में उस चीज का एक स्पेसिफिक प्राइस होना चाहिए एंड वो मार्केट में अवेलेबल भी होनी चाहिए। ये चार चीजें मिक्स होके आपका डिमांड बनाती है। ठीक है। डिमांड हमने पढ़ लिया, इंडिविजुअल डिमांड, मार्केट डिमांड, हमने ये सारा चीज पढ़ लिया था। इंडिविजुअल डिमांड में एक कंज्यूमर की बात करते हैं, मार्केट डिमांड में हम मल्टीपल कंज्यूमर्स की बात करते हैं। हमारा ये सारा टॉपिक कवर हो गया था। आज हम पढ़ते हैं लॉ ऑफ डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है। लॉ ऑफ डिमांड क्या बोलता है, लॉ ऑफ डिमांड जो है वो रिलेशनशिप शो करता है। क्या करता है, वो एक रिलेशनशिप शो करता है, प्राइस ऑफ द कमोडिटी एंड द डिमांड ऑफ कमोडिटी। ठीक है। किसी भी चीज की प्राइस और उसकी डिमांड के बीच जो रिलेशन शो करता है, जिसमें सारी चीजें कांस्टेंट होगी, किसी और चीज का कोई भी चेंजेस नहीं होगा, वो आपका लॉ ऑफ डिमांड होता है। लॉ ऑफ डिमांड क्या शो करता है, लॉ ऑफ डिमांड शो अ इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन द प्राइस ऑफ द कमोडिटी एंड द डिमांड ऑफ द कमोडिटी, बट द assumption इज एवरीथिंग इज अ कांस्टेंट। ठीक है। सारी चीजें कांस्टेंट होनी चाहिए, सारी चीजें सेम होनी चाहिए। आपका सब कुछ, मतलब आप ना टेक्नोलॉजी चेंज करो ना इनकम चेंज करो, कुछ भी नहीं कि चेंज कर रहे हो, सारी चीजें मार्केट में सेम होनी चाहिए। बट किसी भी चीज की प्राइस अगर चेंज हो रही है एंड उससे डिमांड में क्या इफेक्ट हो रहा है, वो आपका लॉ ऑफ डिमांड बताता है। ठीक है। एंड ये क्या बताता है कि जो प्राइस है और जो डिमांड है उनमें अपोजिट रिलेशनशिप होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं बात करूं, कोई भी प्रोडक्ट है, ठीक है, एंड उसका फॉर एग्जाम्पल हम गोल्ड का ही लेते हैं। ठीक है। गोल्ड का हम एग्जाम्पल लेते हैं। मार्केट में गोल्ड की डिमांड अच्छी खासी है। ठीक है। बट अगर हमें ये सुनने में आता है कि गोल्ड की प्राइस जो है वो इन फ्यूचर मतलब बढ़ने वाली है, तो आज के टाइम पे क्योंकि उसकी जो प्राइस है वो बढ़ने वाली है, या फिर हम सोच रहे हैं बढ़ने वाली है, तो मम्मी पापा क्या करेंगे कि वो जाके आज ही गोल्ड लेकर आ जाएंगे, अगर उनका प्लान होगा 1 या 2 वीक में लेने का। ठीक है। तो ये क्या है,
प्राइस इंक्रीज होने के कारण, उनके अंदर माइंड में प्राइस इंक्रीज होने के कारण, ठीक है, इसलिए। तो इस टाइप की जो चीजें होती है वो लॉ ऑफ डिमांड होती है। मतलब फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं, ये आपका जो है वो गम है, ठीक है, लाइक आई कैन से कि इसको हम यूज करते हैं चिपकाने वगैरह के लिए, ठीक है, पेस्ट करने के लिए किसी चीज को, ठीक है। अब इसका जो प्राइस है दैट इज ₹5, ठीक है, अभी इसका प्राइस ₹5 है। देन मार्केट में इसका प्राइस ₹5 से ₹10 हो जाता है, तो उसकी डिमांड बढ़ेगी या कम होगी? तो ऑफ कोर्स इसकी डिमांड कम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि हो सकता है फिर लोग इसकी जगह पे इसका जो सब्स्टिट्यूट है, फेविकॉल वगैरह, ये सारी चीजें यूज करने लगे, ठीक है। तो यही होता है आपका लॉ ऑफ डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड कहते हैं कि जैसे ही आप किसी भी चीज की प्राइस इंक्रीज कर देते हो ना, तो उसकी जो डिमांड है वो कम हो जाती है। क्योंकि कंज्यूमर क्या चाहता है? कंज्यूमर चाहता है कि उसको जो भी गुड्स एंड सर्विसेज मिल रहे हैं उसको वो कम कॉस्ट में मिले, राइट। कम कॉस्ट में उसे ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट मिले, ठीक है। वहीं पे अगर मान लो कि ये पेन रहेगा, उसका जो प्राइस है वो ₹10 है, एंड आगे चल के इसका ₹10 ना होके फिर ₹20 हो जाएगा, तो मोस्ट ऑफ द पीपल जो ये पेन लेते थे अब वो ये पेन शायद नहीं लेंगे, वो कोई और पेन ले लेंगे, राइट। तो यही होता है लॉ ऑफ डिमांड। कहता है कि अपोजिट रिलेशनशिप होता है प्राइस एंड डिमांड ऑफ एनी कमोडिटी के बीच, जब सारी चीजें कांस्टेंट होती है। सारी चीजें कांस्टेंट होगी, सारी चीजें सेम होगी, बट अगर किसी चीज का प्राइस बढ़ेगा तो उसकी डिमांड ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी। क्यों कम होगी? क्योंकि कंज्यूमर जो है वो लेना बंद कर देगा, लेना थोड़ा कम कर देगा, राइट। एंड वहीं पे अगर प्राइस कम होगी तो कंज्यूमर उस चीज का कंजम्पशन इंक्रीज कर देगा, राइट। तो वो होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूँ, टी का भी मैं एग्जाम्पल लूँ। अगर दो शॉप है, एक शॉप है जो जो चाय ₹50 का सेल कर रहा है, ठीक है, एक कप चाय वो ₹50 का सेल कर रहा है, एंड वो सडनली बोलता है मैं ₹50 नहीं ₹100 का सेल करूंगा एक कप चाय। तो मोस्ट ऑफ द पीपल जो होंगे वो वहां पे नहीं जाएंगे। क्यों? क्योंकि उसने प्राइस इंक्रीज कर दी। अब जब प्राइस इंक्रीज की उसने, तो जो उसकी डिमांड है, जो नंबर ऑफ कस्टमर्स के पास आते थे, वो ऑटोमेटिकली कम हो जाएंगे। तो ये होता है आपका लॉ ऑफ डिमांड, ठीक है। लॉ ऑफ डिमांड में एवरीथिंग इज कांस्टेंट, आपको ये डेफिनेशन में लिखनी है। लॉ ऑफ डिमांड इज शो अ इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन द प्राइस ऑफ द कमोडिटी एंड द डिमांड ऑफ द कमोडिटी, बट क्या होगा उसमें? सारी चीजें कांस्टेंट होनी चाहिए, ठीक है। सो यहाँ पे हम डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। द लॉ ऑफ डिमांड स्टेट दैट अदर थिंग्स रिमेन कांस्टेंट, ठीक है, सारी चीजें जो भी हैं वो कांस्टेंट रहेंगी, सेम रहेगी। व्हेन द प्राइस ऑफ कमोडिटी फॉल, जब प्राइस ऑफ कमोडिटी फॉल होगी, प्राइस जो है किसी चीज की वो फॉल होगी, मतलब कम होगी। इफ द क्वांटिटी डिमांड राइजेस, तो उसकी जो डिमांड है, क्वांटिटी की जो डिमांड है वो इंक्रीज हो जाएगी। एंड व्हेन द प्राइस राइजेस, और वही जब प्राइस इंक्रीज हो जाएगी तो उसकी जो क्वांटिटी डिमांड है वो डिक्रीज हो जाएगी, मतलब इनवर्स रिलेशनशिप। सारी चीजें कांस्टेंट रहेगी, प्राइस अगर इंक्रीज होगी तो डिमांड कम हो जाएगी, प्राइस अगर डिक्रीज होगी तो डिमांड इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। तो अपोजिट रिलेशनशिप होता है इनके बीच। तो लॉ ऑफ डिमांड यही करता है कि अदर थिंग्स कांस्टेंट, सारी चीज कांस्टेंट रहेगी, चेंज नहीं होगी, बट आपका प्राइस एंड जो आपका क्वांटिटी डिमांड है, इनके बीच रिलेशन अपोजिट हो जाता है, वो आपका लॉ ऑफ डिमांड होता है, ठीक है। जो लॉ ऑफ डिमांड होता है उसके कुछ अजम्पशंस भी हैं, जैसे हम कुछ चीजें अज्यूम करके चलेंगे, जैसे इनकम रिमेन कांस्टेंट। जैसे मैंने बोला था कि हमें सारी चीजें कांस्टेंट रखनी है, सिर्फ प्राइस एंड क्वांटिटी में ही चेंज होगा। तो सारी चीजों में क्या? तो आपका इनकम जो हो गया वो कांस्टेंट होगा, इनकम में इफेक्ट नहीं होगा। कस्टमर के टेस्ट एंड प्रेफरेंस में कोई भी इफेक्ट नहीं होगा, वो चेंज नहीं होगा, ठीक है। प्राइस ऑफ रिलेटेड कमोडिटी या रिलेटेड गुड जो है वो भी कांस्टेंट रहेगा। कंज्यूमर एक्सपेक्टेशन भी सेम रहेगी। नंबर ऑफ जो कस्टमर्स होंगे रिमेन, उनको भी हम सेम करेंगे। नो चेंज इन गवर्नमेंट पॉलिसीज, ये सारी चीजें हम अजम्पशंस लेके चलेंगे। मतलब इन शॉर्ट बोला जाए, आपको अज्यूम करके चलना है वो सारी चीजें जो डिमांड को इफेक्ट कर सकते हैं उन सभी को कांस्टेंट रखना है, ठीक है। जैसे आपका इनकम हो गया, आपका टेस्ट एंड प्रेफरेंस हो गया, प्राइस ऑफ रिलेटेड कमोडिटी, ठीक है, कंज्यूमर की जो एक्सपेक्टेशंस है वो सारी चीजें हमें अज्यूम करके चलना है कि वो सारी जो चीजें हैं उसको कांस्टेंट रखना है, उसमें कोई भी चेंज नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये आपका लॉ ऑफ डिमांड हो गया। लॉ ऑफ डिमांड क्या है? इनवर्स रिलेशनशिप है। इनवर्स मतलब अपोजिट रिलेशनशिप है बिटवीन द प्राइस एंड द क्वांटिटी ऑफ डिमांड, ठीक है। प्राइस मतलब कि वो कितने प्राइस का है, कितने पैसे का है, एंड क्वांटिटी डिमांड की कस्टमर उसकी कितनी डिमांड कर रहा है किसी भी चीज की, ठीक है, वो होता है।
अब एक और चीज आता है कि लॉ ऑफ डिमांड जो है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग करता है। अगर आप इसका पूरा डायग्राम देखोगे तो ये डाउनवर्ड स्लोप कर रहा है, ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है। तो कई बार ये क्वेश्चन आ जाता है कि व्हाई द लॉ ऑफ डिमांड आर स्लोप डाउनवर्ड, कि लॉ ऑफ डिमांड जो है वो डाउनवर्ड क्यों स्लोप करता है। ठीक है, तो ये इसका रीजन है। पहला रीजन ये है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिन यूटिलिटी के कारण। ठीक है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिन यूटिलिटी हमने हमारे चैप्टर नंबर 2 में पढ़ा था, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिन यूटिलिटी बोलता है आप किसी भी चीज का कंजम्पशन करते हो कंटिन्यू बेसिस पे, सेम क्वांटिटी है, सेम टेस्ट है, सारी चीजें सेम है, एंड उसका कंजम्पशन आप कंटिन्यू बेसिस पे करते हो, तो उससे मिलने वाला जो सेटिस्फेक्शन है, जो उससे मिलने वाली यूटिलिटी है, वो धीरे धीरे कम होने लगती है एंड एक टाइम पे वो नेगेटिव हो जाती है। मतलब मतलब फॉर एग्जाम्पल आपको बहुत ज्यादा भूख लगी है एंड आपने पिज्जा खाया। एक जब फर्स्ट स्लाइस ऑफ पिज्जा खाओगे तो आपको बहुत ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिलेगी, आप बहुत ज्यादा हैप्पी होगे। सेकंड स्लाइस भी आप खा लोगे, बट उतनी सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगी जितनी आपने फर्स्ट स्लाइस पिज्जा में खाया था। देन थर्ड भी आप खा लोगे, फोर्थ खाते खाते आप बोलोगे नहीं अब मैं नहीं खा सकती या नहीं खा सकता। देन फिफ्थ भी आपके पेरेंट्स बोले नहीं नहीं खाना पड़ेगा, तुमने ऑर्डर किया। फिफ्थ एंड सिक्स्थ खाने खाते तक आप पूरे नेगेटिव हो जाओगे कि नहीं अब मेरे से नहीं खाया जाएगा, मे भी शायद तबीयत खराब हो, इस टाइप की कंडीशन। तो ये आपका लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी कहता है कि आपसे एडिशनल जो आपको सेटिस्फेक्शन मिलता है किसी भी चीज को कंज्यूम करने से, वो धीरे धीरे कम होने लगती है अगर आप कंटिन्यू उसका कंजम्पशन करते हो। सेम क्वांटिटी होता है, सेम क्वालिटी होता है, सारी चीजें सेम होती है, टेस्ट प्रेफरेंस। तो धीरे धीरे जब एक ही चीज का आप कंजम्पशन करते रहते हो तो एक टाइम के बाद वो आपका प्रॉपर नेगेटिव हो जाता है। या लिए आपका लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिन यूटिलिटी होता है। तो यही बताता है एज वी कंज्यूम more unit of a commodity, additional satisfaction from each additional utility decrease। जो additional utility होती है उससे मिलने वाला जो satisfaction होता है वो decrease होने लगता है। तो रीजन पहला ये है। साथ में आपका इनकम इफेक्ट, इनकम भी बहुत ज्यादा इफेक्ट करता है। व्हेन प्राइस फॉल, अगर किसी चीज की प्राइस कम हो रही है तो आपकी जो रियल इनकम है कहीं ना कहीं वो थोड़ी ज्यादा बढ़ जाएगी। तो ये भी एक रीजन होता है। आपके सब्स्टिट्यूट इफेक्ट, सब्स्टिट्यूट इफेक्ट का मतलब होता है कि आपका, अगर आपके पास कोई प्रोडक्ट है, ठीक है, अगर वो प्रोडक्ट की प्राइस इंक्रीज हो रही है या फिर मे बी आपको वो महंगा लग रहा है, तो उसका जो सब्स्टिट्यूट है, सब्स्टिट्यूट इन द सेंस कि अगर आप ये प्रोडक्ट नहीं ले सकते हो तो कोई और प्रोडक्ट उसकी जगह। अगर आप चाय नहीं पी पा रहे हो सकता है वो ज्यादा कॉस्टली आ रही है, तो आप कॉफी पी सकते हो, तो वो उसका सब्स्टिट्यूट हो गया। टी का जो सब्स्टिट्यूट है वो कॉफी हो जाएगा। ठीक है, तो कॉफी की प्राइस भी टी पे इम्पैक्ट करती है। ठीक है, एंड न्यू बायर्स अगर एंटर कर देते हैं मार्केट में, तो ये सारे रीजंस है जिससे आपका जो डिमांड कर्व है वो डाउनवर्ड स्लोप होता रहता है। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ एक्सेप्शनल ऑफ लॉ ऑफ डिमांड है। ठीक है, लॉ ऑफ डिमांड के बारे में मैंने क्या बोला, लॉ ऑफ डिमांड के बारे में मैंने बोला एवरीथिंग इज कांस्टेंट, सारी चीजें कांस्टेंट होगी, कस्टमर के इनकम में, टेस्ट प्रेफरेंस, इन सब में कोई चेंजेस नहीं होगा। एंड साथ में लॉ ऑफ डिमांड ये शो करेगा कि आपका क्या इनवर्स रिलेशनशिप है प्राइस एंड द क्वांटिटी डिमांड। प्राइस अगर चेंज हो रही है तो डिमांड में क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, प्राइस इंक्रीज होगी तो डिमांड कम हो जाएगा, प्राइस डिक्रीज होगी तो डिमांड इंक्रीज हो जाएगा। बट ये सब जगह एप्लीकेबल नहीं है, इसके कुछ एक्सेप्शनल है। एक्सेप्शनल नहीं बोलता है, एक्सेप्शन टू द लॉ ऑफ डिमांड, की कुछ चीजें इसके एक्सेप्शनल है। ठीक है, जो चीजें लॉ ऑफ डिमांड में एप्लीकेबल नहीं होती है। नंबर वन इज अ गिवन गुड्स। गिवन गुड्स क्या होता है, फॉर इंफीरियर गुड्स विच प्राइस राइजेस क्वांटिटी डिमांड राइजेस। ठीक है, इंफीरियर गुड वो गुड्स होता है जहाँ पे प्राइसेस इंक्रीज होती है ना, तो उसकी जो डिमांड है वो इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, जैसे कि आपका मान के चलो मैं बात करूँ दैट इज आईफोन। जनरली कई सारे लोग होते हैं ना, आईफोन या कुछ ब्रांडेड चीजें होती है वो हम लेते ही इसलिए जिसे हम शो ऑफ कर सकें, राइट, काइंड ऑफ तो वही होता है। ठीक है, एंड देन आपका आता है प्रिज्मेटिस गुड। ठीक है, प्रेस्टीज गुड्स, सॉरी, प्रेस्टीज गुड्स का मतलब क्या होता है, वो गुड्स जो ऑलरेडी बहुत ज्यादा मार्केट में है ही और वो बहुत ज्यादा उसको लिया ही जाता है फॉर शो ऑफ के लिए या फिर एक काइंड ऑफ असेट्स के लिए यूज कर देती है। अब फॉर एग्जाम्पल कोई डायमंड लेने के लिए जा रहा है एंड डायमंड में उसका जो प्राइस है, पहले अगर वो 2 लाख का था एंड अब 2,20,000 या 25 लाख का हो जाएगा, तो उनमें कोई भी डिफरेंस नजर नहीं आएगा। जो डायमंड लेने वाला पर्सन है वो ले ही लेगा। ठीक है, तो उसमें आपका अगर प्राइस इंक्रीज हो रहा है तो भी आपकी डिमांड इंक्रीज होगी, प्राइस इंक्रीज होने से उसकी डिमांड कम नहीं होगी। ठीक है,
स्पेकुलेटिव गुड्स, ठीक है, व्हेन प्राइस राइजेस पीपल बाय मोर एक्सपेक्टिंग फर्दर राइज इन अ प्राइस, ठीक है। स्पेकुलेटिव गुड्स वो गुड्स होते हैं जो कि मतलब जैसे शेयर्स वगैरह हो गए, आपका हो सकता है कि आप सोच रहे हो इन फ्यूचर उसकी जो प्राइसेस है वो इंक्रीज होने वाले हैं, ठीक है, तो आप क्या करते हो अभी से ही उसको खरीदना स्टार्ट कर देते हो, तो वो आपके स्पेकुलेटिव गुड्स होते हैं। नेसेसरी गुड्स, आपके नेसेसरी जो गुड्स हैं, नेसेसरी जो प्रोडक्ट है वो बढ़े उसकी प्राइस या कम हो, आपको उससे फर्क नहीं पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल आपका सॉल्ट हो गया, ठीक है, सॉल्ट आपकी वो नेसेसरी प्रोडक्ट है, आपको वो चाहिए ही चाहिए। अगर आप कोई वेजिटेबल्स बना रहे हो, आप कुछ भी बना रहे हो, तो जितनी उसमें क्वांटिटी रिक्वायरमेंट है आप उतना ही लगाओगे, ठीक है। देन आता है आपका इग्नोरेंस, ठीक है, इफ द कंज्यूमर आर अनअवेयर ऑफ द प्राइस राइजेस, ठीक है, कंज्यूमर को पता ही नहीं है कि प्राइस राइजेस हुई है, कम हुई है या आगे चल के क्या होने वाला है, बट फिर वो डिमांड करता है जब उसके पास नॉलेज ही नहीं होता है। इमरजेंसी सिचुएशन, राइट, जैसे कि हमारा पैंडेमिक था कोविड-19, उस टाइम प्रोडक्ट महंगे थे बट फिर भी लोग ले रहे थे, तो ये कुछ एक्सेप्शनल है लॉ ऑफ डिमांड के। तो लॉ ऑफ डिमांड में क्या होता है कि अगर आप, लॉ ऑफ डिमांड कहता ही है कि सारी चीजें सेम होगी, प्राइस अगर उस चीज की इंक्रीज हो रही है तो डिमांड कम हो जाएगी, बट ये सारी जो चीजें हैं जो एक्सेप्शनल है, मतलब कि इन सारे टॉपिक्स पे ये एप्लीकेबल नहीं होगा, इनकी जो प्राइसेस है इंक्रीज भी होगी तो भी इनकी डिमांड कम नहीं होगी। कौन कौन सा, एक गिफन गुड्स, एक आपका प्रेस्टिजियस गुड्स, एक आपका स्पेकुलेटिव गुड्स, दूसरा नेक्स्ट आपका नेसेसिटीज गुड्स, इग्नोरेंस एंड इमरजेंसी सिचुएशंस, ये होते हैं, ठीक है। तो हमने आज क्या कवर किया, आज के वीडियो में हमने एक कवर कर लिया अपना लॉ ऑफ डिमांड का टॉपिक। लॉ ऑफ डिमांड क्या होता है, इसके क्या अजम्पशंस होते हैं, इसका क्या रीजंस होता है कि वो डाउनवर्ड स्लोप करता है, एंड देन हमने कवर किया एक्सेप्शनल ऑफ अ लॉ ऑफ डिमांड, ठीक है। इसको मैं एक और बार रिपीट कर देती हूँ, ठीक है। तो लॉ ऑफ डिमांड आर शो अ इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन द प्राइस ऑफ द कमोडिटी एंड द क्वांटिटी डिमांड, बट द अदर थिंग्स रिमेन कांस्टेंट, ठीक है। इसमें लॉ ऑफ डिमांड बताता है कि आपका प्राइस एंड डिमांड दोनों में अपोजिट रिलेशनशिप होता है। क्या होता है, अपोजिट रिलेशनशिप होता है, बट इसमें अदर थिंग्स जितनी भी बाकी सारी चीजें वो सेम होनी चाहिए तब, ठीक है। अपोजिट रिलेशनशिप मतलब प्राइस इंक्रीज होगा तो आपका डिमांड कम हो जाएगा, प्राइस डिक्रीज होगा तो डिमांड आपका इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। इसके कुछ अजम्पशन है, अजम्पशन में आपको लेके चले जितनी भी चीजें हैं, आपका इनकम हो गया, टेस्ट एंड प्रेफरेंस हो गया, प्राइस ऑफ रिलेटेड कमोडिटी हो गया, कंज्यूमर एक्सपेक्टेशंस हो गया, सारी चीजें रिमेन कांस्टेंट होंगी, इनमें कोई भी चेंजेस नहीं होंगे। देन अब हम बात करते हैं रीजन फॉर अ डाउनवर्ड स्लोप ऑफ डिमांड कर्व, कि जो डिमांड कर्व है वो कैसा होता है, वो डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है, बट वो क्यों होता है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी के कारण, इनकम इफेक्ट के कारण, सब्स्टिट्यूट इफेक्ट के कारण, एंड न्यू बायर्स एंटर इन द मार्केट के कारण, ठीक है। देन बात करते हैं हम एक्सेप्शन टू द लॉ ऑफ डिमांड। ये जो लॉ ऑफ डिमांड है किन चीजों पे एप्लीकेबल नहीं होता है, तो ये आपका गिवन गुड्स में एप्लीकेबल नहीं होता है, प्रेस्टीजियस गुड्स पे एप्लीकेबल नहीं होता है, स्पेकुलेटिव गुड्स में नहीं हो सकता जिनके इन फ्यूचर शायद प्राइस बढ़ने वाले हैं, ये सोचते हैं हम। नेसेसरी गुड्स पे नहीं होता, जैसे कि आपका वाटर हो गया, जैसे आपका सॉल्ट हो गया। इग्नोरेंस की, कस्टमर को पता ही नहीं है कि इनका प्राइस बढ़ा है, कम हुआ है, कैसे हुआ है, वो गया मार्केट में लेकर आ गया सामान, ठीक है। एंड इमरजेंसी सिचुएशन जैसे आपका कोविड था, ठीक है, पेंडेमिक वाली सिचुएशन जनरली, ठीक है। तो ये आपका हमारा डिमांड हुआ है, सॉरी लॉ ऑफ डिमांड हुआ है, आपके इसके assumptions हो गए हैं, रीजन ऑफ डाउनवर्ड स्लोपिंग हो गया, और एक आपका एक्सेप्शन टू द लॉ ऑफ डिमांड हो गया, ठीक है। देन हम बात कर देंगे मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व एंड शिफ्ट ऑफ डिमांड कर्व, इनमें क्या डिफरेंस होता है, ठीक है, एंड इनकी क्या मीनिंग होती है। मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व का मतलब पता है क्या होता है, वो मूवमेंट कर रहा है। हमारा डिमांड का कर्व अगर आप देखोगे तो वो इस तरीके का होता है, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो मूवमेंट मतलब वो या तो वो अपवर्ड होगा या फिर वो डाउनवर्ड होगा। क्या होगा, या तो वो ऊपर की तरफ जाएगा या फिर नीचे की तरफ जाएगा, ये मूव कर रहा है, ये है एक ही तरफ, बट या तो वो ऊपर की तरफ जा रहा है या फिर वो नीचे की तरफ हो रहा है, वो होता है आपका मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व, ठीक है। शिफ्ट इन डिमांड कर्व क्या होता है, शिफ्ट ये आपका डिमांड कर्व है, हो सकता है वो राइटवर्ड हो रहा है या फिर वो लेफ्टवर्ड हो रहा है, ये आपका शिफ्ट ऑफ डिमांड कर्व है, कि आपका जो कर्व है वही पूरा का पूरा शिफ्ट हो जा रहा है। जैसे हम डेली लैंग्वेज में बोलते हैं ना कि भाई तो थोड़ा शिफ्ट हो जा, तो उसको क्या बोलते हैं कि आप अगर यहाँ बैठे हो तो आप इस साइड हो जाओ, या फिर आप यहाँ बैठे हो तो इस साइड हो जाओ, तो शिफ्ट का मतलब ये होता है, ठीक है। तो मूवमेंट जो मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व है, हम इसको पढ़ते हैं मूवमेंट अलोंग द सेम डिमांड कर्व, ठीक है। डिमांड कर्व आपका सेम होगा ड्यू टू चेंज इन द प्राइस ऑफ द कमोडिटी, ठीक है, एंड
प्राइस ऑफ द कमोडिटी के कारण आपका जो डिमांड कर्व है वो मूव हो रहा है, ठीक है। एंड कीपिंग अदर थिंग इज कांस्टेंट इज अ मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व। मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व बोलता है, ठीक है, आपके प्राइस के कारण, सिर्फ और सिर्फ प्राइस के कारण, मे बी शायद प्राइस इंक्रीज हो रही है या फिर प्राइस डिक्रीज हो रही है, उसके कारण आपका जो डिमांड कर्व है वो मूव कर रहा है, तो उसे हम मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व कहेंगे। मतलब मूवमेंट ऑफ डिमांड कर्व में बोलते हैं कि उसका जो डिमांड कर्व है वो मूव कर रहा है, ठीक है, मूव कर रहा है बिकॉज ऑफ प्राइस चेंज, प्राइस के चेंज होने से। बट द अदर थिंग इज कांस्टेंट, सारी चीजें कांस्टेंट होगी, सिर्फ प्राइस के चेंज होने से आपका मूवमेंट हो रहा है डिमांड कर्व, तो उसको मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व कहेंगे, ठीक है। अब प्राइस चेंज होगा तो प्राइस हो सकता है कि या तो प्राइस इंक्रीज हो या फिर प्राइस डिक्रीज हो, दो ही सिचुएशन हो गए। जब आपका प्राइस इंक्रीज होगा और उससे जो आपका डिमांड कर्व है वो मूव करेगा, उसे हम कहेंगे कॉन्ट्रैक्शन। क्या कहेंगे? कॉन्ट्रैक्शन। एंड वहीं पे आपका प्राइस डिक्रीज होगा और उससे जो आपका जो डिमांड कर्व मूव होगा उसे हम कहेंगे एक्सटेंशन। क्या कहेंगे? एक्सटेंशन। मतलब मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व का मतलब होता है आपका जो डिमांड कर्व है वो मूव हो रहा है बिकॉज द चेंज ऑफ प्राइस के कारण। प्राइस आपकी चेंज हो रही है, सारी चीजें कांस्टेंट है, सारी चीजों में कोई भी अदर जो फैक्टर उसमें कोई भी चेंजेस नहीं है, सिर्फ प्राइस के कारण आपकी डिमांड इंक्रीज हो रही है, डिक्रीज हो रही है, या फिर आपकी जो डिमांड है वो मूव कर रही है, उसको हम मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व कहेंगे। अब जो प्राइस के कारण जो चेंज हो रही है वो दो सिचुएशन हो सकती है, या तो आपकी प्राइस इंक्रीज हो या तो आपकी प्राइस डिक्रीज हो। जब प्राइस राइजेस होगी, प्राइस इंक्रीज होगी, तो ऑफ कोर्स उसकी डिमांड कम होगी एंड वो जो होगा वो कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगा। क्या होगा? वो कॉन्ट्रैक्शन होगा। एंड अगर प्राइस डिक्रीज हो रही है तो उसको हम एक्सटेंशन कहेंगे, ठीक है। एक्सटेंशन ऑफ डिमांड मतलब मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व भी दो टाइप की होती है, एक एक्सटेंशन ऑफ डिमांड और दूसरा होता है कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड। एक्सटेंशन ऑफ डिमांड का मतलब होता है प्राइस फॉल, आपकी प्राइस डिक्रीज हो रही है एंड ऑफ कोर्स जब प्राइस डिक्रीज होगी तो उसकी डिमांड इंक्रीज हो जाएगी, तो ये जो है वो आपका एक्सटेंशन ऑफ डिमांड कर्व कहलाता है। एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड का मतलब क्या होता है? जहां पे प्राइस राइजेस हो रही है, प्राइस इंक्रीज हो रही है, एंड जब प्राइस इंक्रीज हो रही है तो ऑफ कोर्स आपको जो डिमांड है वो डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका कॉन्ट्रैक्शन होता है, ठीक है। देन अब हम बात करेंगे शिफ्ट ऑफ डिमांड कर्व। शिफ्ट ऑफ डिमांड कर्व की ये आपका कर्व है, डिमांड कर्व, एंड ये या तो राइट वर्ड हो रहा है या फिर ये लेफ्ट वर्ड हो रहा है, ठीक है, ये होता है। शिफ्ट ऑफ डिमांड कर्व का बात करते हैं कि प्राइस के अलावा, ठीक है, प्राइस के अलावा अदर फैक्टर कोई चेंज हो रहा है एंड उससे आपका डिमांड इफेक्ट हो रहा है, बढ़ रहा है या फिर कम हो रहा है, उसको शिफ्ट ऑफ डिमांड कर्व कहेंगे, ठीक है। मूवमेंट ऑफ डिमांड कर्व में क्या? मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व में प्राइस के कारण, इसमें ना प्राइस चेंज हो रहा है, प्राइस या तो इंक्रीज होगा या प्राइस डिक्रीज होगा, अदर जो फैक्टर्स होंगे वो कांस्टेंट होगा। तो प्राइस के कारण आपका जो डिमांड है वो मूव हो रहा है, उसे हम मूवमेंटल अलोंग द डिमांड कर्व कहेंगे। बट अदर देन प्राइस, प्राइस के अलावा अदर फैक्टर्स के कारण आपका जो डिमांड है वो इफेक्ट हो रहा है, ठीक है, मे बी बढ़ रहा है या डिक्रीज हो रहा है, वो हम पढ़ेंगे शिफ्ट ऑफ डिमांड कर्व में। अदर फैक्टर क्या हो सकते हैं? आपका इनकम हो सकता है, ठीक है, कस्टमर्स की क्या इनकम है, उसके सब्स्टिट्यूट गुड्स, ये सारे अदर फैक्टर्स हो गए, ठीक है। तो अब प्राइस के अलावा जो भी अदर फैक्टर है उनके कारण आपकी जो डिमांड है वो इंक्रीज हो रही है या फिर आपकी डिमांड डिक्रीज हो रही है, वो आपका शिफ्ट ऑफ डिमांड कर्व बताएगा। अब इसमें भी दो सिचुएशन हो सकता है कि डिमांड इंक्रीज हो या हो सकता है डिमांड डिक्रीज हो। तो जब आपकी डिमांड इंक्रीज होगी तो वो राइटवर्ड शिफ्ट होगी, ठीक है। ये है जब आपकी जो डिमांड है वो इंक्रीज होगी, ये T2 जो है इंक्रीज हुई है, तो वो आपका राइटवर्ड शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। एंड उसको हम कहेंगे राइट शिफ्ट, ठीक है। यहाँ पे हमारा जो डिमांड है वो इंक्रीज हो जाएगा। एंड वहीं पे अगर ये डिमांड कर्व है वो लेफ्टवर्ड हो रहा है, अंदर की तरफ हो रहा है, तो मतलब आपकी जो डिमांड है वो कम हुई है, ठीक है, वो आपकी कम हुई है। अब क्या क्या रीजंस हो सकते हैं? अगर डिमांड इंक्रीज हो रही है तो क्या क्या रीजंस हो सकते हैं, बट किसके? प्राइस के अलावा। हो सकता है आपकी खुद की इनकम बढ़ गई हो सकता है आपके टेस्ट एंड प्रेफरेंस में कुछ इंप्रूवमेंट आया हो, काफी सारे कंज्यूमर्स आ गए हों, प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स राइजेस हो गई है, या फिर प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स फॉल हो गई है, या फिर फेवरेबल एक्सपेक्टेशंस हो सकती है। ये सारे रीजंस है डिमांड को इंक्रीज होने के, अदर देन प्राइस, प्राइस के अलावा।
देन आता है लेफ्टवर्ड शिफ्ट। लेफ्टवर्ड शिफ्ट मतलब आपका डिमांड जो है वो कम हुआ है। तो कैसे हुआ है आपका? तो हो सकता है कि इनकम फॉल, आपकी इनकम कम हो गई है, या फिर आपके टेस्ट एंड प्रेफरेंस चेंज हो गया, अब आप उस चीज को, उस प्रोडक्ट को पसंद नहीं कर रहे हो, या फिर फेयर नंबर ऑफ कंज्यूमर, आपके कंज्यूमर्स कम हो गए, प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स फॉल हो गई है, प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स हो सकता है राइजेस हो गई। सब्स्टिट्यूट गुड्स एंड कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स को हम आगे पढ़ेंगे, बट फिर भी मैं बता देती हूँ। सब्स्टिट्यूट गुड्स वो गुड्स होते हैं जिसमें आप एक प्रोडक्ट को कंज्यूम कर रहे हो, बट अगर वो प्रोडक्ट अवेलेबल नहीं है तो आप दूसरा प्रोडक्ट कोई और भी कंज्यूम कर सकते हो। अगर आपको अपना माइंड फ्रेश करना है एंड आपको चाय पीनी है एंड चाय अवेलेबल नहीं है तो आप कॉफी पी सकते हो, वो आपका सब्स्टिट्यूट गुड्स होगा। एंड कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स मतलब कॉम्प्लीमेंट्री, एक दूसरे को वो कंप्लीट करते हैं, जैसे कि आपका बाइक एंड पेट्रोल हो गया, ठीक है। एंड अनफेवरेबल एक्सपेक्टेशंस हो सकती है, ठीक है। तो इस चीज को बस इतना याद रखो, मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व एंड शिफ्ट ऑफ द डिमांड कर्व। मूवमेंट अलोंग ऑफ डिमांड कर्व का मतलब होता है आपका जो डिमांड कर्व है वो मूव कर रहा है, क्यों? प्राइस के कारण। हो सकता है प्राइस इंक्रीज हो रही हो या फिर प्राइस डिक्रीज हो रही हो, उसके कारण जो चेंजेस होंगे वो आपका मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व होगा, ठीक है। बाकी सारी चीजें इसमें कांस्टेंट रहेगी। प्राइस के चेंज होने से आपका डिमांड कर्व मूव कर रहा है, वो मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व होगा। अब उसमें भी एक चीजों का प्राइस इंक्रीज होगी या फिर प्राइस डिक्रीज होगी। अगर उस चीज का प्राइस इंक्रीज हो रहा है तो ऑफकोर्स डिमांड कब होगा, तो उसको हम कहेंगे कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। प्राइस अगर आपका इंक्रीज हो रहा है एंड डिमांड उसकी डिक्रीज हो रही है, उसको हम कहेंगे कॉन्ट्रैक्शन। वहीं पे अगर प्राइस जो है उसका डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। कॉन्ट्रैक्शन मतलब क्या होता है कि आपका जो प्राइस है, ठीक है, आपका जो प्राइस है किसी भी चीज का वो इंक्रीज हो रहा है, एंड जब किसी चीज का प्राइस इंक्रीज हो रहा है तो डिमांड उसका ऑब्वियसली कम हो जाएगा, ये आपका कॉन्ट्रैक्शन होगा, ठीक है। दूसरा सिचुएशन क्या होता है, प्राइस हो सकता है फॉल हो, मतलब जो प्राइस है आपकी कम हो जाए, एंड जब किसी चीज की प्राइस इंक्रीज होगी तो उसकी जो डिमांड है वो इंक्रीज हो जाएगी, इसलिए इसको एक्सटेंशन कहेंगे, ठीक है, एक्सटेंशन कहेंगे। ये मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व था। मूवमेंट अलोंग द ऑफ द डिमांड कर्व मतलब आपका डिमांड कर्व में कुछ चेंजेस हुए, कुछ मूव हुए, क्यों? प्राइस के कारण, प्राइस चेंज होने के कारण, ठीक है। देन आता है शिफ्ट ऑफ डिमांड कर्व। प्राइस के अलावा किसी और फैक्टर से, किसी और चीज के कारण आपका जो डिमांड कर्व है वो शिफ्ट हुआ है आगे या फिर पीछे, उसको हम कहेंगे शिफ्ट ऑफ डिमांड कर्व, ठीक है। जैसे अगर आपका ये डिमांड कर्व है एंड अगर वो राइटवर्ड शिफ्ट हुआ मतलब उसकी डिमांड इंक्रीज हुई है, ठीक है। एंड अगर वो लेफ्टवर्ड शिफ्ट हुआ है तो मतलब उसकी जो डिमांड है वो डिक्रीज हुई है, वो आपका शिफ्ट ऑफ डिमांड कर्व होता है। अदर फैक्टर्स के कारण अगर आपका जो डिमांड है वो बढ़ रहा है या कम हो रहा है, वो आपका शिफ्ट ऑफ डिमांड कर्व है। वहीं अगर आपका डिमांड इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, बढ़ रहा है, तो उसे हम राइटवर्ड शिफ्ट कहेंगे। वहीं आपका जो डिमांड है अगर डिक्रीज हो रहा है तो उसे हम लेफ्टवर्ड या लेफ्ट वर्ड शिफ्ट कहेंगे, लेफ्टवर्ड शिफ्ट ऑफ डिमांड कर्व कहेंगे। एंड ये उनके रीजंस हो गया, ठीक है। ये इनके डिफरेंसेस हैं, जब एक बार आप रीड कर लेना, ठीक है। तो हमने अभी तक क्या क्या कवर कर लिया, हमने हमारा लॉ ऑफ डिमांड कवर कर लिया, लॉ ऑफ डिमांड क्या होता है वो कवर कर लिया, इसके जो अजम्पशंस होते हैं वो हमने पढ़ लिया, रीजन ऑफ डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व वो पढ़ लिया, एक्सेप्शन ऑफ अ लॉ ऑफ डिमांड वो पढ़ लिया। देन उसके बाद हमने मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व किया एंड शिफ्ट ऑफ द डिमांड कर्व कर लिया, ठीक है। एंड देन उसके बाद इनमें डिफरेंसेस क्या होते हैं वो भी हम देखते हैं। मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व में ये ना आपका डिमांड मूव होता है, क्यों? प्राइस के कारण। इसमें जो प्राइस ऑफ द कमोडिटी है वो चेंज होगी। शिफ्ट ऑफ डिमांड कर्व में प्राइस ऑफ द कमोडिटी चेंज नहीं होगी, उसके अलावा जो अदर अदर फैक्टर है जो किसी चीज को डिमांड को इफेक्ट कर सकते हैं, उसके कारण आपका डिमांड बढ़ रहा है या कम हो रहा है, वो आपका शिफ्ट ऑफ डिमांड कर्व में आता है। मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व में आपका जो डिमांड कर्व है वो सेम रहेगा, आपका बस वो मूव करेगा या तो अपवर्ड या डाउनवर्ड, उसको हम मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व कहेंगे। शिफ्ट ऑफ डिमांड कर्व में आपका प्रॉपर जो डिमांड कर्व है वो शिफ्ट होता है लेफ्टवर्ड या फिर राइटवर्ड, ठीक है, ये डिफरेंस होता है। मूवमेंट अलोंग डिमांड कर्व सिर्फ एक ही फैक्टर की बात करता है, दैट इज अ प्राइस, कि प्राइस के चेंजेस से आपके डिमांड कर्व में क्या इफेक्ट हुआ। बट शिफ्ट ऑफ डिमांड कर्व बहुत सारे फैक्टर्स के बारे में स्टडी करता है, जैसे आपका इनकम हो गया, आपका टेस्ट प्रेफरेंस, इन सारी चीजों पे हो गया, ठीक है। एंड अगर ग्राफिकली भी बोला जाए तो मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व जो होता है उसका सेम कर्व होता है, सेम सारी चीजें होती है, बस अपवर्ड डाउनवर्ड होता है। शिफ्ट ऑफ डिमांड कर्व में वो प्रॉपर शिफ्ट होता है राइटवर्ड या फिर लेफ्टवर्ड, ये इनके डिफरेंसेस भी हो गए, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था, ठीक है।
तो हमारा जो चैप्टर ये टॉपिक है डिमांड एंड इट्स टाइप ऑफ डिमांड फंक्शन, ये हमारे पार्ट 1 में कंप्लीट हो गया था एंड डिमांड शेड्यूल भी पार्ट 1 में कंप्लीट हो गया था। आज हमारा लॉ ऑफ डिमांड हो चुका है, इसके स्टेटमेंट, अजम्पशन, एक्सपेक्टेशंस हो गए हैं, एक्सेप्शंस हो गए हैं। देन उसके बाद मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व भी हो गया, शिफ्ट ऑफ द डिमांड कर्व भी हो गया है एंड इसके जो टाइप्स थे हमारा वो भी हो गया, लेफ्ट वर्ड जो शिफ्ट था एंड राइट वर्ड जो शिफ्ट था वो भी हो गया, एक्सेप्शनल, ये सब सारी चीजें हो गई हैं। देन अब हमारा टॉपिक आता है दैट इज सब्स्टिट्यूट गुड्स एंड कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, ठीक है, या फिर सप्लीमेंट्री गुड्स भी कह सकते हैं इसको एंड सब्स्टिट्यूट गुड्स भी कह सकते हैं, नॉर्मल गुड्स, इंफीरियर गुड्स एंड ये जो है आपका इसी चीज को की कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड एंड जो आपका एक्सटेंशन ऑफ डिमांड है, जो टाइप ऑफ द मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व था, इसको और ज्यादा हम डिटेल में हमारी आने वाली वीडियो में कवर करेंगे, ठीक है। देन आपका बचेगा फिर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एंड इट्स टाइप, ठीक है, इसको अब हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, ठीक है। आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल लगी हो तो लाइक शेयर